अदर सोर्सेज रिवाइज करेंगे 1 घंटे में। वीडियो को लाइक करेगा, 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। और रिवीजन वीडियो अगर आपको इनकम टैक्स की चाहिए आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो आपको मैंने एक लिंक दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट में, उस पर क्लिक करिएगा और आपकी रिवीजन वीडियो आपके घर पहुंच जाएंगी। अब इस वीडियो को पूरा देखिए, रिवीजन वीडियो है, पूरा फायदा उठाइए। मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, अमेंडमेंट भी कवर करी है, आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। मल्टीपल टाइम्स इसको देख लीजिएगा, राइट। और क्या दिक्कत परेशानी चल रही है जीवन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका भी निवारण कर देंगे। चलो वीडियो शुरू करो, एंड तक जरूर देखना। बाय, स्टार्ट। हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का अदर सोर्सेज की रिविजनरी क्लास के अंदर, जिसकी रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को मिल जाएंगी। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, हाउस प्रॉपर्टी की भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। एक बार सब बच्चे एक बार हाय बोल दें, सबको जल्दी से हाय हेलो कर दो। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अब ज़रा काम की बातें करें कुछ और रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा? आज हम लोग बात कर रहे हैं अदर सोर्सेज के बारे में। अदर सोर्सेज एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और मैं बोलूँगा कि ये छोटा भाई है कैपिटल गेन्स का। आज हम इसमें जो चीज़ रिवाइज करेंगे वो स्पेसिफिकली हम लोग बेसिक्स के बाद सीधा गिफ्ट्स पे चलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कैपिटल गेन से काफ़ी मिलता जुलता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। सबसे पहले बेटा चार्जिंग सेक्शन की अगर बात करूं तो सेक्शन 56 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है अदर सोर्सेज का। अगर आपको सारे याद दिलाऊं, सैलरी का 15, हाउस प्रॉपर्टी का 22, पीजीबी का 28 और कैपिटल गेन का बताना, जरा बताना चैट में। सेक्शन 45, बहुत बढ़िया, सेक्शन 45 सब सेक्शन 1। ओके, ऐसी अदर सोर्सेज का सेक्शन 56 है। 56 सब सेक्शन 1 हम लोग पढ़ते हैं, 56 सब सेक्शन 2 हम लोग पढ़ते हैं। बहुत सारे जो है वो क्लॉजेज आते हैं इसके अंदर। अगर मैं बेसिक चार्जिंग सेक्शन की बात करूं तो बेसिक चार्जिंग सेक्शन ये बोलता है ऐसी इनकम जो कहीं भी एग्जेम्प्ट नहीं है, जो किसी और हेड में फॉल नहीं करती है, वो कौन से हेड में आ जाती है? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, और इसलिए इसे रेजुलरी हेड ऑफ इनकम भी कहा जाता है। और याद रखें बेटा, जिस इनकम का कोई नहीं होता उसका कौन होता है बेटा? अदर सोर्सेज होता है। आइए देन कुछ स्पेसिफिक इनकम भी है जो सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 में जो है वो दी गई है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो डिविडेंड, जो हम अलग से रिवाइज करेंगे। कैजुअल इनकम हम अलग से रिवाइज करेंगे, इसकी एक अलग शॉर्ट वीडियो आपको बना के दूंगा। फिर इनकम फ्रॉम, जहाँ अगर हम लेट आउट करते हैं मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर एट्सेट्रा, जब हम लोग रेंट पे देते हैं और वो पीजीबी हेड में अगर नहीं आ रही है तो बेटा वो कौन से हेड में आ जाएगी? जल्दी बताइए, वो कौन से हेड में आ जाएगी? अदर सोर्सेज हेड में जो है वो आ जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बता दीजिए, कम ऑन। अच्छा जी, ऐसे ही बच्चों अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी मेरे साथ पढ़ा था तो हम लोग कंपोजिट रेंट पढ़ते थे। व्हेन हम लोग लेटिंग आउट को बोलते थे कि भाई वो सेपरेबल नहीं है, याद है? तो सेपरेबल नहीं है तो पीजीबी में नहीं जा रहा तो कहाँ पे आ जाएगा? अदर सोर्सेज में। अच्छा, एक खास बात याद रखिएगा, डिविडेंड बच्चों किसी को भी मिले, कभी भी मिले, कैसे भी मिले, हमेशा कहाँ जाता है? अदर सोर्सेज में। डिविडेंड के लिए स्पेसिफिकली अदर सोर्सेज ही है। अच्छा जी, अगर आपको सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट मिल रहा है और वो पीजीबी में चार्जेबल नहीं है तो अदर सोर्सेज पे। इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन और एनहांस्ड कॉम्पनसेशन, आई होप आपको कैपिटल गेन का कंपलसरी एक्विजिशन वाला जो है वो सेक्शन याद है। तो कंपलसरी एक्विजिशन पे जब कॉम्पनसेशन मिलती है या जब वो डिले हो जाती है तो उसके ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। याद है कैपिटल गेन? कम ऑन। और वो इंटरेस्ट बच्चों कहाँ पे टैक्सेबल होता है? अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। मैंने पूरा लॉजिक समझाया था। अगर वो पिछले 10 साल का भी इंटरेस्ट हो तो कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? द ईयर इन विच द इंटरेस्ट इज रिसीव्ड। एक बच्ची ने लिखा है आफ्टर 30% डिडक्शन। इस बात पे बेटा हो सकती है तुम्हारी रैगिंग। 30% डिडक्शन नहीं, आफ्टर 50% डिडक्शन। आप चले गए अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड और एरियर्स ऑफ रेंट में, हाउस प्रॉपर्टी में। ये बात हो रही है अदर सोर्सेज की। इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन और एनहांस्ड कॉम्पनसेशन इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द इंटरेस्ट इज रिसीव्ड आफ्टर अलाउइंग कितना परसेंट? कम ऑन, टेल मी, जल्दी बोलिए। 50% डिडक्शन। आई होप याद रखेंगे। कम ऑन। फिर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक मुच मुच नोनू शोनू मोनू चार्ट भी बनाया था आज बैठ के, तो मैं देख रहा था कि वहीं से पढ़ा दूंगा जल्दी से, अगर वो चार्ट मिल जाता है तो ये लीजिए। देखिए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बेटा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी को हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। इवन अगर हम किसी को असाइन कर दे तो भी उससे करेक्टर चेंज नहीं होता है।
इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि बेटा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पे सेक्शन 1010D एप्लीकेबल नहीं होता। अब 1010D एप्लीकेबल नहीं होता का इम्प्लीकेशन क्या है कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा जब भी मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट कभी भी नहीं होगा। याद रखिएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी कैन नेवर बी ट्रीटेड एज व्हाट, कम ऑन टेल मी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एंड देयरफॉर सेक्शन 1010D का जो एग्जेम्पशन का बेनिफिट है वो कभी भी अवेलेबल नहीं होगा। आइए, अच्छा जी, सो असाइनमेंट विल नॉट ऑल्टर दी करेक्टर, इट विल बी टैक्सेबल अंडर दी हेड डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। हमें पता है कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी सैलरी के अंदर भी टैक्सेबल होती है, अगर किसको मिल रही है, एम्प्लॉय को। अगर एम्प्लॉयर को मिल रही है तो कौन सा हेड में टैक्सेबल हो जाएगी, पीजीबीपी। और अगर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर मिल रही है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है और ऐसे किसी व्यक्ति को मिल रही है तो कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, कम ऑन टेल में, जल्दी बताइए, अदर सोर्सेज के अंदर। आई होप ये बात आप याद रखेंगे, जल्दी बोलिए। कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी क्लियर है, याद है, पक्का? आ जाओ, वापस चलते हैं। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का इतनी ही कहानी थी हमारे लिए। हमने कौन कौन सी इनकम अभी जो है यहाँ पे निपटा दी है, मैं आपको बता देता हूँ। हमने एक इनकम फ्रॉम मशीनरी लेट आउट, दूसरा आपका इनसेपरेबल लेटिंग होती है जब, यानी कॉम्पोजिट रेंट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी भी थोड़ा चर्चा और कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन और एनहांस कॉम्पनसेशन ये हम नहीं कर लिया। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी कर लिया। गिफ्ट अभी हम पढ़ेंगे, उससे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं एडवांस मनी फोरफीटेड के ऊपर। एडवांस मनी फोरफीटेड पे मैं आपको कुछ ही बात बोलना चाहूँगा जो कि बहुत आसान है। इधर देखिएगा बच्चों, प्लीज़ मेरे साथ दीजिएगा। एडवांस मनी फोरफीटेड हम देखते हैं 1/4/2014 से पहले या फिर 1/4/2014 ऑनवर्ड्स। ओके, याद है आप लोगों को, बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराए थे, बहुत खेला था हमने इसमें क्लास पे। अगर 1/4/2014 से पहले वो फोरफीट हुई है तो हमें देखना था क्या वो असेसी ने फोरफीट करी है या अदर्स ने। अगर असेसी ने फोरफीट करी है तो हम उसे माइनस कर देते थे किस में से, कम ऑन टेल में, जल्दी बताइए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से, और उसके बाद ही हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स करते थे। और अगर गलती से हमारी एडवांस मनी फोरफीटेड जो है वो एक्सीड कर जाती है, किसको एक्सीड कर जाती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को, तो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो जीरो हो जाएगी और एक्सेस का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। एक्सेस का कहीं इनकम टैक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं था। मैंने आपको बताया भी था कि ब्लैक टू व्हाइट कैसे कन्वर्ट किया जाता था इस पर्टिकुलर टूल को यूज करके। कम ऑन गाइस, कम ऑन। फिर अगर मैं बात करता हूं बच्चों अदर्स की, अगर किसी और ने एडवांस मनी फोरफीट करी होती और आज एसएससी कोई और है तो सर जी एएमएफ का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं था। ये भी एक तरीका था ब्लैक टू वाइट कन्वर्ट करने का कि फादर ने एडवांस मनी फोरफीट करी लेकिन आज की डेट में एसएससी सन है तो भाई साहब सन को उसे कोआ से माइनस भी नहीं करना था। 1/4/2014 बीजेपी की सरकार आई थी 2014 में, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लेट श्री अरुण जेटली साहब ने जो है बजट प्रेजेंट करते हुए बोला था कि भैया बहुत हो गया, अब एडवांस मनी फोरफिटेड विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। हाँ जी, इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। अति दुखी आत्मा डाउट नंबर 1, सर क्या हमें ये दोनों ही लॉ पढ़ने हैं, पुराने और नए? आंसर इज येस, क्योंकि सर कैपिटल गेन का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें हो सकता है आपको पुराना डेटा भी दिया हो और नया डेटा भी दिया हो, तो मैं हमेशा यही चाहूँगा कि आप पुराना लॉ भी पढ़े और नया लॉ भी पढ़े। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बता दीजिए, लीजिए। तो ये रहा हमारा एडवांस मनी फोरफिटेड। ओल्ड लॉ के लिए मैंने आपको वीडियोस में पढ़ाया था, नया लॉ जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी किए थे। खैर उसके बाद बच्चों और कौन कौन सी इनकम है, और कौन कौन सी इनकम है, तो और कौन कौन सी इनकम है जो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाती है अदर सोर्सेज हेड में, ज़रा देखिए। सबसे पहले सबलेटिंग। आई होप हाउस प्रॉपर्टी की रिवीजन वीडियो में भी हमने इससे बात करी थी। ए के पास घर है, ए ने बी को रेंट पे दिया, बी ने उस घर का छोटा सा हिस्सा आगे सी को दे दिया, तो जो ए की इनकम होगी बी से वो तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, लेकिन जो बी की इनकम होगी सी से वो कहाँ पे जाएगी? कम ऑन टेल मी। अदर सोर्सेज हेड में। कैजुअल इनकम हमने बात कर ली, इंश्योरेंस कमीशन, फैमिली पेंशन, डायरेक्टर सिटिंग फीस, रेम्यूनरेशन ऑफ एमपी एमएलए एटसेट्रा जो भी मिलती है, खास करके जो मेंबर्स जहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है क्योंकि उन्हें एम्प्लॉय नहीं माना जाता है। फिर एग्जामिनरशिप फीस, जो लोग आपके पेपर चेक करते हैं आईसीएस से जब उन्हें पैसे मिलते हैं तो बेटा वो उनके पीजीबी में नहीं जाएगी, वो उनके लिए अदर सोर्सेज में जाएगी। वेकेंट लैंड, एग्रीकल्चर इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर पे इसका इंपैक्ट आता है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। कनेक्टिंग पॉइंट ये है कि अगर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में ही होती तो बेटा वो एग्जेम्प्ट होती, और अगर एग्रीकल्चर इनकम बाहर से हो रही है तो याद रखिएगा बाहर से हो रही है और आरओआर का केस है या फिर रिसीव्ड इन इंडिया का केस है तो बेटा वो इंडिया में टैक्सेबल होगी अंडर द हेड अदर सोर्सेज। ये जो बात मैंने बोली बहुत गहरी बात मैंने आपको बताई, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आती है। अगर बाहर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आरओआर है, तो सवाल ही नहीं उठता, इंडिया में टैक्सेबल होगी। कहाँ पे? अदर सोर्सेज में। अगर बाहर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आरएनओआर या एनआर का केस है और रिसीव्ड इन इंडिया है
तो भी इंडिया में टैक्सेबल होगी। और अगर रिसीव्ड इन इंडिया, देखा मैंने गेम चेंज करी है बेटा, और रिसीव्ड इन इंडिया है तो इंडिया में टैक्सेबल होगी अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन गाइस, आइए। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। देखिए बच्चे, दो बातें हैं, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स टैक्सेबल नहीं है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स टैक्सेबल नहीं है, लेकिन उस इनकम टैक्स के ऊपर, उस इनकम टैक्स का जो रिफंड आना था, अगर वो डिले हुआ और उस पर गवर्नमेंट ने आपको इंटरेस्ट दिया तो वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इज दैट क्लियर? कम ऑन गाइस, कम ऑन, बहुत ही बढ़िया। आइए अब बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, और वो मुद्दा क्या है? टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स। बिलीव मी, अगर आपने टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट समझ लिया और जितना हमने भी पढ़ लिया, समझ लीजिए आपका 2/3 अदर सोर्सेज जो है कंप्लीट हो गया। बहुत छोटी छोटी सी बातें बचेंगी, उनको भी हम लोग जो है वो कंप्लीट कर लेंगे रिवीजन के तौर पे। आइए ज़रा सबसे पहले ये समझ लो कि भाई साहब गिफ्ट में यहाँ पे जो बात हो रही है, तो जो चीज़ गिफ्ट मिल रही है वो कैपिटल एसेट होगी, तभी 56(2)(10) लगेगा। स्टॉक इन ट्रेड के केस में अगर आपके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है तो 56(2)(10) आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, इंप्लॉयर अगर इंप्लॉय को गिफ्ट देगा तो बेटा वो कौन से हेड में टैक्सेबल होता है? सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है। हम सबको पता है अगर कैश का गिफ्ट है तो फुल टैक्सेबल होता है, अगर अदर देन कैश है तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। याद कीजिए, मैंने आपको क्लास में समझाया था कि दो इसके अंदर मुद्दे निकल के आते हैं कि अप टू 5,000 नथिंग शेल बी टैक्सेबल, और अगर 5,000 से ऊपर गया तो दो स्कूल ऑफ थॉट है। यानी कि अगर 8,000 की घड़ी दी तो हो सकता है कि भाई 8,000 पूरा टैक्सेबल कर दें, या कई केसेस में 3,000 रुपये ही जो है वो टैक्सेबल कर रहे हैं। ये दोनों व्यू हैं। आप लोगों को मैंने पढ़ाते समय सर्कुलर भी पढ़ाया था, और साथ साथ मैंने ये भी बोला था कि आप जो भी करके आए, आप अपने आंसर में ऑल्टरनेटिव व्यू इज पॉसिबल करके एक नया ऑल्टरनेटिव जो है वो लिख कर आ सकते हैं। आइए, तो ये तो हो गई बच्चों गिफ्ट की बात। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के केस में पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे देख ली। अब हम बात करते हैं जब गिफ्ट मिल रहा है अदर देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, अदर देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन से। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गिफ्ट कब कब टैक्सेबल नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरा ध्यान दीजिए। अगर रिलेटिव से मिल रहा है, शादी पे मिल रहा है, इनहेरिटेंस मिल रहा है, कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ में मिल रहा है, ये चार सबसे कॉमन चीज़ें हैं जो आईसीएआई पूछता है अपने एग्जाम में। स्पेसिफिकली रिलेटिव और मैरिज वाला पॉइंट बहुत बार आईसीएआई जो है वो चेक करता है। तो याद रखिए, अगर रिलेटिव से मिल रहा है कितना ही अमाउंट मिल जाए कभी टैक्सेबल नहीं। मैरिज पे, अच्छा बच्चों ये बताओ, मैरिज पे रिलेटिव से मिल रहा है तो एग्जाम्प्ट होगा, या किसी से मिल जाए तो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा? मैरिज है बच्चों, मैरिज है। इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है, सरकार ने बोला कोई बात नहीं, कर तू कर, हम तेरे साथ हैं। देखो कहीं से कोई गिफ्ट मिल जाए दुनियादारी में, वो हम क्या कर देंगे? कमाउंट टेल में जल्दी बताइए, एग्जेम्प्ट कर देंगे। आइए, देन बाय अंडर अ विल और इनहेरिटेंस, मैंने आपको बता रखा है एग्जेम्प्ट है। कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ, शी लव्स मी नॉट। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों देखिए, किसी लोकल अथॉरिटी से मिले, किसी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन से मिले, या ट्रस्ट से मिले, वो भी एग्जाम्प्ट है। या ट्रस्ट को मिले, वो भी एग्जाम्प्ट है। ये वाली बातें थोड़ी कम पूछी जाती हैं एग्जाम में, बट फिर भी हम लोग जो है वो पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, देन अगेन इन्हीं ट्रस्ट वगैरह को भी अगर गिफ्ट मिलता है वो भी एग्जाम बता रखा है। फिर सेक्शन 47 की कुछ ट्रांजैक्शन है। सेक्शन 47 उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। सेक्शन 47 बेसिकली डील करता है किस चीज़ से? सेक्शन 47 डील करता है ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। कैपिटल गेन का सेक्शन है ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। तो वहाँ पे कुछ सेक्शंस हैं, जैसे कि पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, होल्डिंग टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग, अमेलगमेशन, डीमर्जर, या फिर रिजल्टिंग कंपनी शेयर इशू कर रही है शेयर होल्डर ऑफ डीमर्ज कंपनी को, या फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय शेयर होल्डर इन अमेलगमेटिंग कंपनी। ये वो क्लॉजेज हैं जहाँ पे गिफ्ट बेसिकली यानी कि विदाउट वैल्यू जो प्रॉपर्टी जा रही है उसके ऊपर हम लोग टैक्स जो है वो नहीं लगाते हैं। आखिरी पॉइंट था, किसी इंडिविजुअल ने एक ट्रस्ट बनाया अपने रिलेटिव के बेनिफिट के लिए। इस बार उसने रिलेटिव को डायरेक्ट पैसे नहीं दिए, हो सकता है रिलेटिव अभी छोटा हो, तो उसने पहले एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट से पैसे जाएगा रिलेटिव को। तो इंडिविजुअल उस ट्रस्ट को जो भी पैसा दे रहा है, जो भी गिफ्ट दे रहा है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। राइट, एग्जाम के लिए फिर बोल देता हूं, एग्जाम के लिए शुरू के 4-5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकियों को आप लोग एक बार रीड कर सकते हैं। अच्छा जी, देन अब चलते हैं वापस और पढ़ने की कोशिश करते हैं गिफ्ट्स को। सबसे पहले बच्चों मनी के गिफ्ट की बात करते हैं। तो बहुत सिंपल सा रूल है, अगर मनी में आपको कुछ गिफ्ट मिल रहा है और टोटल वैल्यू, टोटल एग्रीगेट वैल्यू, फोकस कीजिएगा बच्चों, एग्रीगेट वैल्यू एक पर्टिकुलर ईयर में रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक्सीड कर जाती है, कितने से? कमाउंट टेल में जल्दी बोलिए, 50,000 रुपीज़। तो कितना टैक्सेबल होगा? मान लो अगर 60,000 रुपये मिले हैं तो 10,000 टैक्सेबल होगा या पूरा 60,000 टैक्सेबल होगा? 10 या पूरा 60? जल्दी बताइए, 10 या पूरा 60? आंसर इज पूरा का पूरा जो है भाई वो 60,000
टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ जी, पूरा का पूरा 60,000 जो है, ये लो चैट भी देख लो, कहीं बच्चे बोल रहे चैट नहीं आ रही, हाँ लो बेटा, पूरा का पूरा जो है वो 60,000 रुपये का टैक्सेबल अमाउंट जो है वो हो जाएगा। चलिए जी, वापस चलते हैं और देखते हैं हमारे पास अब और क्या है। तो ये तो हो गई मनी की बात। एक बार के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी की बात और कर लेते हैं, फिर आएंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अदर देन आईएमपी। यहाँ बच्चों एक बात पे फोकस रखिएगा, प्रॉपर्टी अदर देन आईएमपी होती क्या है भाई साहब? प्रॉपर्टी की ना यहाँ पे डेफिनेशन है, क्लास में मैंने आपसे मिस्टेक्स भी कराई थी, याद करो। अगर गाड़ी गिफ्ट में मिल रही है वो भाई प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आती, मोबाइल गिफ्ट में मिल रहा है वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आती। ओके, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आता क्या है? एक तो आईएमपी, उस पर अलग से डिस्कशन कर लेंगे। आईएमपी को छोड़ के बाकी जो है वो सब मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या क्या आता है? शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन। अगर आप इसको ध्यान से देखें बच्चों, इस पार्ट को आप ध्यान से देखें तो ये कैपिटल गेन में कैपिटल एसेट की डेफिनेशन की जो एक्सेप्शन थी, पर्सनल इफेक्ट, उसकी एक्सेप्शन है। कैपिटल गेन में कैपिटल एसेट की डेफिनेशन की एक एक्सेप्शन आती थी, पर्सनल इफेक्ट, उसकी एक्सेप्शन है। कम ऑन, यानी कैपिटल गेन चैप्टर में इनको हमने कैपिटल एसेट माना है और यहां पे भी हम इसको मूवेबल प्रॉपर्टी में जो है वो मान रहे हैं। मैंने आपको दिखाया भी था कि कैसे इन चीज़ों से बड़ी ज़बरदस्त जो है वो क्या हो सकती है, प्लानिंग हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली इनको मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर रखा है। एक बार फिर से पढ़ेंगे क्या क्या आता है। शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन। बुलियन भी बच्चों ने आपको क्लास में समझा रखा है, सोने की बिस्किट, सोना एंड मोना। ओके, तो याद रखेंगे। इसके अलावा मान लो टीवी है, मान लो फ्रिज है, मान लो सोफा है, मान लो मोबाइल फ़ोन है, आईफोन 13 प्रो मैक्स इंटू 5, या मान लो कार है, ये सब बच्चों आपके लिए 56(2)(10) में आएंगे ही नहीं दूर दूर तक, क्योंकि 56(2)(10) के लिए जो प्रॉपर्टी को डेफिनेशन दे रखी है उसमें फॉल नहीं करते। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन, कम ऑन, आइए जी, चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब ज़रा मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है जी विदाउट मनी, यानी कि विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो उसमें तो रूल वही है, अगर एग्रीगेट वैल्यू एक्सीड कर रही है ड्यूरिंग अ ईयर 50,000 से, तो भाई साहब फिर क्या होगा, पूरी की पूरी एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू जो है हम लोग टैक्सेबल कर देंगे। याद रखिएगा, अगर ए बी सी 3 लोगों ने जो है सोना दिया 20,000 का, 20,000 का और 20,000 का, किसको? डी को। तो भाई साहब क्या हम ये देखेंगे कि ए की वैल्यू भी 50,000 से कम है, बी की भी कम है, सी की भी कम है, या तीनों को मिला के देखेंगे? हम लोग एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे, और वो क्योंकि 60,000 है एंड देयरफॉर 60,000 विल बी टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ डी। ओके, ये बात हमने याद रखनी है। देन उसके बाद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का केस आता है। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन बोल लीजिए, या फिर इसको सिंपली आप बोल लीजिए लेस कंसिडरेशन और लो कंसिडरेशन, जो भी आप बोलना चाहें, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन या फिर लेस कंसिडरेशन। यहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि अगर एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन 50,000, एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन 50,000, देन डिफरेंस विल बी टैक्सेबल। यहां पे भी बच्चों एक बात याद कर रखेंगे, क्या यहां पे भी मैं इंडिविजुअल देखूंगा या इन एग्रीगेट देखूंगा? मैं यहां पे भी इन एग्रीगेट देखूंगा। प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स वर डन इन द क्लास, कम ऑन, आई होप आपको याद है, कम ऑन। अच्छा जी, देन इसके बाद बच्चों ये तो हमारी बात हो गई विदाउट कंसिडरेशन और इनएडुकेट कंसिडरेशन वाली। ये हमारी बात हो गई कि गिफ्ट कब टैक्सेबल नहीं होता है, और यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी की बात कर ली। एक बात आपको और बता देता हूँ, क्योंकि रिलेटिव से जब गिफ्ट मिलता है तो टैक्सेबल नहीं होता है, सो वी शुड ऑल्सो स्टडी द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। कम ऑन, हाँ जी, डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव में क्या आता है? सबसे पहले स्पाउस, स्पाउस के बाद अपने भाई बहन, उनके भाई बहन, हाँ जी, अपने भाई बहन, उनके भाई बहन, मम्मी पापा के भाई बहन। याद रखेंगे, याद रखना है, मम्मी पापा के भाई बहन है, मम्मी पापा के भाई बहन के बच्चे रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं है। मौसी की लड़की जब घर पे आएगी तो उसे बोल देना तेरी मेरी रिश्तेदारी खत्म है एज पर सेक्शन 56(2)(10). ओके, अच्छा जी। देन उसके बाद लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, डिसेंडेंट नीचे वाले बेटा बेटी, बेटा बेटी, बेटे का बेटा, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। असेंडेंट ऊपर वाले हो गए पापा, पापा के पापा, एटसेट्रा। और लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, और ऊपर जो भी मेंशन है लोग उनके स्पाउस, वो हमने पहले ही कंसिडर कर लिया था। जैसे कि ब्रदर, तो ब्रदर की वाइफ भी रिलेटिव है। सिस्टर, तो सिस्टर के हस्बैंड यानी जीजा जी भी रिलेटिव है। ओके, कम ऑन, ध्यान से। स्पाउस का ब्रदर यानी कि साले साहब भी रिलेटिव है, और स्पाउस के ब्रदर की स्पाउस यानी जो साले साहब की वाइफ होती है, उनको जो भी बोलते हैं, आई थिंक कुछ तो बोलते हैं हिंदी में, मुझे पता नहीं, वो भी आपकी रिलेटिव है। ओके, अच्छा जी। साली भी जो है वो आपकी रिलेटिव है, और साली के जो हस्बैंड हैं वो भी आपके क्या बन गए? उन्हें तो साड़ू बोलते हैं ना, साड़ू भाई है हमारा, तो वो भी आपके क्या है? कम ऑन टेल मी, रिलेटिव है। चलिए,
तो रिलेटिव से कुछ मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। याद रखिएगा एचयूएफ के केस में हम लोग किससे एग्जाम्प्ट मानते हैं, रिलेटिव किसको मानते हैं, मेंबर ऑफ द एचयूएफ। इसके ऊपर बच्चों क्वेश्चन बन सकता है, आपको क्लियरली पता होना चाहिए मेंबर ऑफ एचयूएफ कौन होता है और कौन नहीं होता है। हमने इस पर क्वेश्चंस भी किए हैं क्लास के अंदर। आ जाइए, अब आते हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे जिसके एग्जाम में आने के भयंकर चांस है, और वो है क्या, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके भी दो पार्ट हैं, एक है विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन में हम लोग क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। विदाउट कंसिडरेशन में हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं, बोलो बेटा क्या, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीड कर जाती है किससे, कमॉन किससे, 50,000 से, तो क्या टैक्सेबल कर देंगे। मेरे साथ साथ बेटा घर बैठ के बोलोगे नहीं ना, फायदा नहीं है इन लाइव क्लासेस का। हाँ जी, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीड कर दिया था 50,000 से, तो क्या टैक्सेबल कर दोगे, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को हम लोग टैक्सेबल कर देंगे। अच्छा, इसमें बच्चों एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी वाइज चलते हैं। बोलिए कैसे चलते हैं एवरीवन, कैसे चलते हैं, प्रॉपर्टी वाइज। यानी यहाँ पे हम लोग एग्रीगेट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को नहीं देखते हैं। हाँ जी, एग्रीगेट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को हम लोग नहीं देखते हैं, याद रखेंगे। आइए फिर बात करते हैं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन या फिर लेस कंसिडरेशन या फिर लो कंसिडरेशन। उसके लिए बच्चों मैंने यहाँ पे आपके लिए समरी लिख दी है। देखिए, अगर लो कंसिडरेशन है या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो आपको दो चीज़ें चेक करनी है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन का डिफरेंस ग्रेटर देन 50,000 होना चाहिए। बोल लो मेरे साथ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन का डिफरेंस ग्रेटर देन 50,000 होना चाहिए, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड कर रही हो 110% ऑफ कंसिडरेशन को। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड कर रही हो 110% ऑफ कंसिडरेशन को, तो उस केस में हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन को क्या कर देते हैं, टैक्सेबल कर देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने क्लास में किए थे भर भर के, तो बस वही एग्जाम्पल्स आपने एक बार देख लेने हैं। अभी के लिए सिंपल सी बात, अगर लो या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है या फिर लेस कंसिडरेशन की बात है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन एक्सीड कर रहा है 50,000 से, एंड याद रखिएगा कौन सा वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन 110% ऑफ द कंसिडरेशन। तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन विल बी व्हाट, कम ऑन, विल बी व्हाट, टैक्सेबल। अच्छा जी, अब इसमें बच्चों कुछ छोटी छोटी बातें हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं 2001-2002 के अंदर मिस्टर ए ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 2 लाख की। अच्छा, वो उन्होंने मिस्टर बी को जो है वो गिफ्ट में दे दी, और मिस्टर बी एक नॉन रिलेटिव व्यक्ति हैं। अगर रिलेटिव होते, पहले सुन लो, अगर रिलेटिव होते तो भाई साहब जब मिस्टर ए मिस्टर बी को गिफ्ट देते तो 47 लग जाता, 47, और वहाँ पे उसे हम ट्रांसफ़र ही ना मानते, मिस्टर ए के हाथ में भी कोई कॉन्सिक्वेंस ना होते, और मिस्टर बी के हाथ में 56(2)(10) अप्लाई ना होता, क्योंकि गिफ्ट किससे मिला है, गिफ्ट किससे मिला है, रिलेटिव से मिला है। अगर रिलेटिव होते तो पहले बताओ, ये बात क्लियर हुई, कम ऑन। तो याद रखिएगा बच्चों, अगर रिलेटिव का केस है ना यहाँ कोई इंप्लीकेशन आएगा ना यहाँ कोई इंप्लीकेशन आएगा, यहाँ 47 लग जाएगा, और यहाँ पे 56(2)(10) जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर नॉन रिलेटिव का केस है तो ए ने 2 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और बी को वो उसने दे दी गिफ्ट में, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चल रही थी 50 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चल रही थी 50 लाख, क्योंकि नो कंसिडरेशन का केस है, क्योंकि नो कंसिडरेशन का केस है, तो भाई साहब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज एक्सीडिंग 50,000 एंड देयरफॉर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी। अब जरा फोकस कीजिएगा, मैंने लिख दिया नो एग्जेम्प्ट केस क्योंकि रिलेटिव नहीं है। अब ये 50 लाख बी के लिए कहां पे टैक्सेबल हो जाएंगे, कम ऑन एवरीवन प्लीज बताइए, ये 50 लाख बी के लिए कहां पे टैक्सेबल हो जाएंगे, अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल हो जाएंगे। अब बच्चों 49(4) पिक्चर में आएगा। याद कीजिए हम लोग कैपिटल गेन में क्या पढ़ाते थे, अगर फादर और सन होते, अगर फादर और सन होते तो बेटा इस केस में यहां पे बी के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल ना होता, लेकिन बी का पोहा 2001-2002 से लिया जाता और बी की कोआ भी 2 लाख ले ली जाती। कम ऑन, ये बात समझ आई। अगर फादर और सन का केस होता तो भाई साहब यहाँ पे 56(2)(10) अट्रैक्ट ना होता, और यहाँ पे जब बी आगे बेच रहा होता तो बी के लिए कोआ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये हो जाती, पोहा 1-2 हो जाता। इंडेक्सेशन पे लड़ाई थी कि हम लोग 21-22 से करेंगे या 1-2 से करेंगे, याद है, मंजुला जे शाह, ऑल्टरनेटिव व्यू इज पॉसिबल, तो वो हम सारी चीज़ें करते। लेकिन ये फादर सन नहीं है, रिलेटिव नहीं है, तो भाई साहब अब बी के हाथ में 50 लाख रुपए जो है वो टैक्सेबल हो जाएंगे 21-22 के अंदर, अंडर द हेड अदर सोर्सेज बिकॉज ऑफ 56(2)(10). अब मेरी बात को सुनिए, क्योंकि ये टैक्सेबल हो गए तो अब बताओ बेटा बी के हाथ में कोआ क्या होगी, बी के हाथ में कोआ क्या होगी, मैं जानना चाहता हूं आप सबसे। एवरीवन प्लीज चैट में लिख दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। मुगेम्बो खुश हुआ बच्चों, मुगेम्बो खुश हुआ। तो बी के हाथ में जो है कोआ होगी 50 लाख। ये मैंने इसलिए करवाया आपको, क्लास में हमने भर भर के एग्जाम्पल करें, बता दो हाँ के ना, भर भर के।
आ जाओ जी। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर सिखाना था आपके इमूल प्रॉपर्टी के साथ, ये भी हमारा क्लियर हो गया है। अब बच्चों यहाँ पे ज़रा 2-3 बातें समझिए। स्टैम्प ड्यूटी एग्रीमेंट की लेंगे या फिर हम लोग रजिस्ट्रेशन की लेंगे, तो उसके लिए बच्चों क्या कॉन्सेप्ट है, उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इधर देखिए, इधर देखिए, मैं बात करता हूँ 56(2)(10) की अभी के लिए, 56(2)(10) की। सेम बात 50C के अंदर भी एप्लीकेबल है। हम लोग बात कर रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम लोग कब की लेंगे कंपैरिजन के लिए। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम लोग चेक करेंगे, क्या हमें पेमेंट मिली है, क्या हमें पेमेंट मिली है ऑन और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट, ऑन और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट बाय स्पेसिफाइड मोड्स, बाय स्पेसिफाइड मोड्स। याद आ रही है बच्चों आपको बातें, क्या हमें पेमेंट मिली है ऑन और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट बाय स्पेसिफाइड मोड। स्पेसिफाइड मोड क्या है, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट। याद है आप लोगों को, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट याद रखिएगा। बियरर चेक या फिर इवन क्रॉस चेक आपके स्पेसिफाइड मोड के अंदर नहीं आता है। देखिए क्या है यहाँ पे, प्लीज देखिए, बैंक अकाउंट, देखिए यहाँ पे लिखा है अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट और सच प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड। व्हाट आर द प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT, भीम और आधार पे एज अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ पेमेंट। डन। अगर आपको पेमेंट मिली है इन मोड से ऑन और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम डेट ऑफ एग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे। अदरवाइज हम लोग फिर क्या करने वाले हैं, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कंपैरिजन करने वाले हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन, कम ऑन। ठीक है, ये बात सिर्फ 56(2)(10) में एप्लीकेबल है, 50C में भी एप्लीकेबल है, ये 50C में भी एप्लीकेबल है। आ जाइए। देन इसके बाद बच्चों कुछ बातें और जरा मेरे साथ जुड़िएगा और देखिएगा। तुम्हारी ये SDV ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट पूरी हो गई, कंडीशन क्या थी वो पूरी हो गई। क्या अगर हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो पिक करी है, हम उससे अगर सेटिस्फाइड नहीं है, हम वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकते हैं? आंसर इज यस। सेम जैसे 50C में होता था बच्चों, हम लोग जाएंगे वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, वैल्यूएशन ऑफिसर ने अगर और भी ज़्यादा बता दी तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, अदरवाइज हम लोग वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू को जो है वो पकड़ लेंगे और उसी से जो है सारी की सारी कैलकुलेशन कर लेंगे। आई होप इतनी बात क्लियर है। कम ऑन। इसके बाद बच्चों एक छोटी सी अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक सेक्शन और कवर करेंगे और वो है सेक्शन नंबर 43CA। 43CA इज जस्ट अ यंगर ब्रदर ऑफ 50C। 50C आपका कैपिटल गेन्स के लिए है और 43CA आपका PGB वालों के लिए है। अगर मैं अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ कैपिटल एसेट बेच रहा हूं तो मेरे ऊपर 50C लगेगा। अगर मैं अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ स्टॉक इन ट्रेड बेच रहा हूं तो मेरे ऊपर क्या लगता था? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताइए। 43CA लगता था। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बोलिए। सेम रूल्स हैं कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड कर गई 110% से तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज दी सेल कंसिडरेशन। कम ऑन। बस इसके अंदर बच्चों एक अमेंडमेंट क्या है, वो अमेंडमेंट ये है मेरे प्यारे 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 बच्चों कि कुछ केस में स्पेसिफाइड रेजिडेंशियल यूनिट के केस में हमने 110 की जगह पे कितने परसेंट चेक करना है? 120% चेक करना है। हमने 110 की जगह पे कितना क्या चेक करना है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताइए। 120%। अब वो कौन सा केस है? इधर देखिए, इधर देखिए, वो है एक सबसे पहली कंडीशन रेजिडेंशियल यूनिट का केस है। दूसरी कंडीशन साहब, वो रेजिडेंशियल यूनिट जो है वो ट्रांसफर कब, कौन सी डेट से कौन सी डेट के बीच में हुआ हो? 12/11/2020 एंड 30/6/2021 के बीच में हुआ हो। यानी कि 12 नवंबर 2020 से 30/6/2021 के बीच में जो है वो ट्रांसफर हुआ हो और फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट का केस हो। सारे लॉजिक्स आप लोगों को क्लास में समझाए गए थे। फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट का केस हो। कम ऑन, याद आ रही बात? फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट का केस हो और याद रखिएगा जो कंसिडरेशन है वो सर लेस देन इक्वल टू कितनी होनी चाहिए? 2 करोड़। हाँ जी, जो कंसिडरेशन है वो लेस देन इक्वल टू कितनी होनी चाहिए? कम ऑन टेल मी, 2 करोड़। अगर ये सारी बातें सेटिस्फाइड हैं तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग 110 की जगह पे कितना परसेंट चेक करने वाले हैं? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताइए। 120 चेक करने वाले हैं 43CA में। क्या यही बात 56(2)(10) में भी आ गई है? आंसर इज यस। 56(2)(10) के अंदर भी जो है ये बात लिख दी गई है। आप देख सकते हैं कि 56(2)(10) में भी हम लोग 110% का थ्रेशोल्ड चेक ना करके 120% का थ्रेशोल्ड जो है वो चेक करेंगे अगर स्पेसिफाइड रेजिडेंशियल यूनिट है। और स्पेसिफाइड रेजिडेंशियल यूनिट कौन सा? नंबर 1 वो रेजिडेंशियल यूनिट होना चाहिए। नंबर 2 12/11/2020 से 30/6/2021 के बीच में ट्रांसफर होना चाहिए। नंबर 3 फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट का केस होना चाहिए। नंबर 4 कंसिडरेशन इज लेस देन इक्वल टू व्हाट? कम ऑन टेल मी, 2 करोड़। अच्छा, इसमें बच्चों रेजिडेंशियल यूनिट का एक मीनिंग भी बता रखा था कि भाई वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट होना चाहिए।
ऐसा ना हो कि उसके बीच में से रास्ते निकल के जा रहे हैं। याद कीजिए हमने क्लास में इस पर काफ़ी मज़े भी किए थे कि भैया जो अलग से अपार्टमेंट कैसा होना चाहिए। सो इंडिपेंडेंट हाउसिंग यूनिट होना चाहिए, सेपरेट फैसिलिटी होनी चाहिए, डिस्टिंक्टली सेपरेट फ्रॉम अदर रेजिडेंशियल यूनिट विद इन द बिल्डिंग विच इज डायरेक्टली एक्सेसिबल फ्रॉम एन आउटर डोर और थ्रू एन इंटीरियर डोर इन अ शेयर्ड हॉलवे। हॉलवे शेयर हो सकता है एंड नॉट बाय वॉकिंग थ्रू द लिविंग स्पेस ऑफ अनदर हाउस होल्ड। ओके, बोलिए, लीजिए। तो ये हमारी बच्चों एक अमेंडमेंट भी थी, हमने वो भी कवर कर ली, साथ में हमने 43 CA भी कवर कर लिया, 49(4) भी हम लोग कवर कर चुके हैं। और यहाँ पे आके मैं बोल सकता हूँ कि हमारी गिफ्ट की सारी बात जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और हमारा जो बेसिक्स था अदर सोर्सेज का वो भी हमारा जो है वो रिवाइज हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अदर सोर्सेज की बची कुछ चीज़ें हैं जो हमें रिवाइज करनी है। आइए बच्चों, आइए अब हम अपना अदर सोर्सेज का एक और रिवीजन का पार्ट जो है वो समाप्त कर देते हैं। चार्जिंग सेक्शन हमने पढ़ लिया था, कम ऑन। ये सारी इनकम डिस्कस हो गई हैं, डिविडेंड कैजुअल इनकम बची है वो हम अभी डिस्कस कर देंगे। हमने एडवांस मनी फोरफिटेड डिस्कस कर लिया था, कम ऑन गाइस टेल मी, जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल कर लिया था जी। हमने एडवांस मनी फोरफिटेड के बाद हमने गिफ्ट्स भी डिस्कस कर लिए थे, चाहे मनी था, चाहे IMP था, चाहे MP था, उसकी एक्सेप्शन थी, रिलेटिव की डेफिनेशन थी, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन थी, और गिफ्ट के केस में अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी पड़े रिसिपिएंट की तो वो भी हमने पढ़ ली थी। 43 CA भी हमारा रिवाइज हो चुका है बच्चों। 43 CA में जो अमेंडमेंट आई हमें वो भी पता है। अब आइए अब हम बात करेंगे बच्चों डिविडेंड के बारे में, डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड होता क्या है, जो भी शेयर होल्डर्स अपने पैसे लगाते हैं उनके ऊपर जो बेसिकली रिटर्न मिलता है उसे हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड की खास बात क्या है, डिविडेंड की खास बात यह है कुछ भी हो जाए डिविडेंड कौन से हेड में टैक्सेबल होता है बेटा, अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगा। चाहे आपने स्टॉक्स को एज अ स्टॉक इन ट्रेड रखा हुआ है, चाहे आपने एज अ कैपिटल एसेट लिखा रखा हुआ है, आपका डिविडेंड हमेशा 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 कहाँ पे टैक्सेबल होने वाला है, अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होने वाला है। अच्छा, डिविडेंड चाहे डोमेस्टिक कंपनी से मिल रहा हो चाहे फॉरेन कंपनी से मिल रहा हो, कहाँ पे टैक्सेबल होगा, आपका अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगा। याद रखिएगा बच्चों, इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस का भी रोल रहने वाला है। जैसे कि अगर मैं ROR की बात करूँ, ROR को पूरे वर्ल्ड में कहीं भी डिविडेंड मिल रहा हो, इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, आंसर इज यस, टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज, राइट। अच्छा, अगर मैं NR की बात करता हूँ, NR है लेकिन इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, तो सेक्शन 9 आ जाएगा, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया एंड दैट विल बी टैक्सेबल। हाँ जी, दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया अंडर द हेड अदर सोर्सेज। कम ऑन गाइज, साथ में हैं आप लोग, आइए। देन तो डिविडेंड जो जनरल मीनिंग हमने पढ़ा, आपने कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने प्रॉफिट बांटा, वो डिविडेंड तो टैक्सेबल है ही। लेकिन डिविडेंड को एक स्पेशल मीनिंग भी असाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 22, इसे हम लोग बोलते हैं डीम्ड डिविडेंड। इसके कितने सब क्लॉजेज हैं, 5, राइट। अगर मैं बोलूँ बच्चों 5 में से ABCD ये सारी कंपनीज के लिए हैं और E सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए या प्राइवेट कंपनी के लिए, या फिर उसको एक और नाम बोला जाता है द कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटैंशली इंटरेस्टेड, ऐसी कंपनीज के लिए है सेक्शन 2 क्लॉज 22E। आई होप याद रखेंगे, कम ऑन। अच्छा, देन 2 क्लॉज 22A की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 क्लॉज 22A जो है वो क्या बोलता है, कहता है कोई भी कंपनी अगर अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, आई होप ये एग्जांपल आपको मैंने दिए हुए हैं, ये आपको याद है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमें डिविडेंड के लिए 2 प्रकार के पढ़ने हैं, एक सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट, और दूसरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इग्नोरिंग द कैपिटलाइज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। याद है बच्चों आपको ये बात है, बोनस शेयर्स वाले एग्जांपल्स मैंने दिए थे आप लोगों को। अब जरा ध्यान सुनिएगा कि भाई साहब 222ABCD हमेशा ये लाइन यूज करेंगे, कौन सी लाइन, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट। लेकिन E की अगर हम बात करते हैं, अगर हम E की बात करते हैं तो सीधा बोलता है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट। तो 2 डिफरेंस तो हमें पता ही चल गए, ABCD सारी कंपनी पे एप्लीकेबल, E सिर्फ क्लोजली हेल्ड या फिर प्राइवेट कंपनी या फिर द कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड के ऊपर एप्लीकेबल। फिर ABCD में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट दोनों आएंगे, और E में only accumulated profit excluding what, capitalized accumulated profit. Is that clear to everyone? Come on guys, आइए। देन इसके बाद बच्चों चलते हैं आगे और हम देखते हैं सबसे पहला कि भाई साहब कंपनी ने अगर एसेट डिस्ट्रीब्यूट करे हैं तो उन एसेट्स की मार्केट वैल्यू को हम लोग डीम डिविडेंड मान लेंगे टू द एक्सटेंट कंपनी इज हैविंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। अच्छा जी, आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, एसेट और ए से क्या हो गया बच्चों हमारे पास, एसेट, सिंपल है।
आइए बी में हम लोगों ने क्या किया, बी में डिबेंचर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, डिबेंचर और डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं शेयर होल्डर्स को, या बोनस शेयर दिया जा रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। याद रखिएगा बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर डीम डिविडेंड नहीं है, बोनस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर डीम डिविडेंड माना जाएगा 222 बी के अंदर। डिबेंचर चाहे इक्विटी को दे चाहे प्रेफरेंस को दे डीम डिविडेंड माना जाएगा। ओके अच्छा जी, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2 क्लॉज 22C, इसको हम आगे सेक्शन 46 से भी कनेक्ट करने वाले हैं। 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज C क्या बोलता है कि अगर शेयर होल्डर्स को लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी पे अगर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो हम लोग उसे डीम डिविडेंड मानने वाले हैं। याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात हो रही है, ये पॉइंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे मेरे हिसाब से एप्लीकेबल नहीं है। तो ए में एसेट गए, बी में डिबेंचर या आपका डिपॉजिट सर्टिफिकेट या फिर बोनस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और सी में लिक्विडेशन हो गई। और सी सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर मेरे हिसाब से वो एप्लीकेबल है। डी की अगर बात करें तो डी में हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है कैसे, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करके, और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर वालों के ऊपर भी ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है, राइट। अच्छा जी, ई पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ई पॉइंट के लिए मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया आपके लिए, ये देखिए। सबसे पहले आपने देखना है कि CHCO, ये CHCO क्या है, क्लोजली हेल्ड कंपनी, और अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और अ कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली, हाँ जी, और अ कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। याद रखेंगे, जल्दी बताइए। ये कॉफ़ी है, कोई भी कुछ बुरा ना समझे किसी भी हाल में, खत्म हो गई, थोड़ी सी बची हुई है, कहीं सोच रहे हो सर ने 30 ml बना रखा है, नहीं बेटा नहीं, आ जाओ प्लीज़ जरा ध्यान से सुने। तो ये आपका क्लोजली हेल्ड कंपनी है। अगर इसने ऐसे शेयर होल्डर को लोन दिया जिस शेयर होल्डर के पास इस कंपनी में 10% और मोर वोटिंग पावर है एज ऑन डेट ऑफ लोन, तो ये जो लोन होगा इसे हम क्या मान लेते हैं, डीम डिविडेंड। फिर मैंने आपको बताया था बेटा चोर पुलिस का खेल है, शेयर होल्डर ने बोला मुझे लोन मत दो, शेयर होल्डर ने ऐसी कंसर्न को लोन दिला दिया जिसमें शेयर होल्डर का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है आपका, 20% और मोर वोटिंग पावर और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन दी कंसर्न। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर कंसर्न को लोन दिया गया तो मेरे हिसाब से ये कंसर्न के हाथ में जो है डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। हाँ जी, कंसर्न के हाथ में जो है डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। तो शेयर होल्डर को दोगे तो शेयर होल्डर के हाथ में, कंसर्न को दोगे तो कंसर्न के हाथ में, और अगर एनी अदर पर्सन को दिया फॉर बेनिफिट ऑफ सच शेयर होल्डर, तो इस शेयर होल्डर के हाथ में फिर से हम लोग क्या मान लेंगे, डीम डिविडेंड मान लेंगे। हाँ जी, डीम डिविडेंड हम लोग मान लेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ए क्लोजली हेल्ड कंपनी, प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक या फिर कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, लोन दे रही है ऐसे शेयर होल्डर को जिसका कंपनी में 10% और मोर वोटिंग पावर है, तो भाई साहब इस लोन को हम लोग डीम डिविडेंड मान लेंगे। ऐसी कंसर्न को लोन दे रही है जिसमें शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो हम कंसर्न के हाथ में मान लेते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति को लोन दे रही है जिस व्यक्ति ने अल्टीमेटली शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए उस डिविडेंड को, उस लोन को यूज कर लेना है, तो हम लोग जो है इस शेयर होल्डर के हाथ में जो है उसको डीम डिविडेंड मान लेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ई में, राइट। कम ऑन गाइज, आइए। देन ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली। इसमें हमें ये भी पता है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है, हमने ये भी देख लिया कि 222 कब एप्लीकेबल है, ऐसी कंपनी इन विच द पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। इन शॉर्ट इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी। अच्छा जी, क्या बच्चों शेयर होल्डर अगर अमाउंट रीपे कर देगा इससे कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं, वो डीम डिविडेंड माना गया था और उसे हम डीम डिविडेंड मानेंगे ही, रीपेमेंट से कोई इंपैक्ट नहीं आता। इंटरेस्ट दे रहा है शेयर होल्डर, इससे कोई इंपैक्ट आएगा? आंसर इज नो। एक बार लोन गया तो वो डीम डिविडेंड मान लिया गया, दैट्स इट। अब कब कब डीम डिविडेंड जो है वो नहीं लगता है? नंबर 1 याद कीजिए, मतलब मेरी कंपनी का काम है लोन देना और मैं किसी और कंपनी से जाकर लोन लूँ तो कितनी बुराई लगेगी बेटा जीवन में, है ना। तो अगर कंपनी का काम यही है, उसने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो है वो लोन दिया है, तो हमारे ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल 222E एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी बात, अगर लोन को डिविडेंड मान लिया गया और फिर रेगुलर डिविडेंड डिक्लेयर और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, लोन को डिविडेंड मान लिया गया था पहले और उसके बाद रेगुलर डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है, और उसे शेयर होल्डर के लोन से जो है वो सेट ऑफ कर दिया गया, उसे शेयर होल्डर के लोन से जो है सेट ऑफ कर दिया गया, वो जो एडजस्टेड अमाउंट है उसको हम दोबारा से डिविडेंड नहीं मानेंगे। एग्जांपल, कंपनी ने मिस्टर ए को लोन दिया था 10 लाख का, उसे डीम डिविडेंड मान लिया गया। अब कंपनी ने डिविडेंड बांटने की बारी आई तो मिस्टर ए का डिविडेंड बनता था 4 लाख का, और कंपनी ने बोला देखो जी तुमने हमें 10 लाख देने हैं, हमने तुम्हें 4 लाख देने हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये 4 लाख अब डिविडेंड दोबारा से नहीं माना जाएगा। इज दैट क्लियर? कम ऑन। बायबैक को हम लोग डिविडेंड नहीं मानते हैं, ये भी याद रखेंगे आप लोग। और साथ साथ में अगर शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट की जा रहे हैं डीमर्जर पे, डीमर्जर का कॉन्सेप्ट हम लोग कैपिटल गेन्स के अंदर समझते हैं, शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं डीमर्जर पे, रिजल्टिंग कंपनी दे रही है शेयर्स टू द शेयर होल्डर ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी,
राइट। ऑब्वियस सी बात है, एक कंपनी थी, उसने अपना एक यूनिट बेच दिया, तो इस कंपनी का पहले एक शेयर होल्डर था, अब ये जो नई कंपनी आई है ये भी अपने शेयर दे रही है, तो इसको भी हम लोग डिविडेंड जो है वो नहीं मानेंगे किसी भी हाल में। एक बात जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है वो ये बेटा, ट्रेड एडवांस डीम डिविडेंड नहीं है। हो सकता है कंपनी ने अपने कंपनी के अंदर एक डायरेक्टर हो, डायरेक्टर के पास बहुत सारे शेयर्स हों और कंपनी ने डायरेक्टर को जो है पैसा दिया है कि भाई जाओ हमारे लिए कंपनी के लिए सामान खरीद लेना, तो भाई साहब उसे हम लोग जो है वो कभी भी डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। ओके, क्या यहाँ से कुछ डिडक्ट हो सकता है खर्चा? देखिए पहले तो अलाउड नहीं था, लेकिन अब जो है एक अमाउंट जो है इन्होंने अलाउ कर दिया है डिडक्ट करने के लिए, और वो अमाउंट क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। मान लीजिए आपने कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए लोन लिया था, उस लोन पे आपका इंटरेस्ट जा रहा है, अब कंपनी के शेयर्स में जो आपने इन्वेस्ट किया वहाँ से आपको डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड रेवेन्यू में से आप अपने इस इंटरेस्ट का एक्सपेंस को जो है वो माइनस कर सकते हो, लेकिन लिमिट है, कितने की लिमिट है? 20% ऑफ सच इनकम। 10 लाख रुपए का मान लो आपको डिविडेंड मिला, तो मैक्सिमम आप कितना इंटरेस्ट जो है वो डिडक्ट कर सकते हो, इसमें से कितना डिडक्ट कर सकते हो? कम ऑन टेल मी। 2 लाख। चाहे आपका इंटरेस्ट गया हो 3 लाख का, लेकिन फिर भी आप लोग कितना डिडक्ट कर सकते हो? कम ऑन टेल मी, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। 2 लाख जो है वो डिडक्ट कर सकते हो। आ जाइए। सो डिडक्टेबल एक्सपेंस मैंने आपको बता दिया। और बच्चों याद रखिएगा, डिविडेंड इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना लग सकता है? 15%। ये हमने टोटल इनकम के चैप्टर में स्पेशली डिस्कस किया है। देन जब बच्चों पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, डिविडेंड के ऊपर टीडीएस भी होता है क्या? आंसर इज यस, टीडीएस भी होता है। टीडीएस का रेट जो है वो कितना है? कम ऑन टेल मी। 10%। टीडीएस एप्लीकेबल है रेजिडेंट शेयर होल्डर्स के केस पे। अगर रेजिडेंट शेयर होल्डर है और उनको डिविडेंड मिल रहा है तो उस पर 10% का टीडीएस जो है वो लग जाएगा। अच्छा जी, अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से। टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस क्या होगा? तो हम लोग करेंगे द डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज टू मेड बिफोर मेकिंग द पेमेंट बाय एनी मोड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिविडेंड और बिफोर मेकिंग और एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट टू रेजिडेंट शेयर होल्डर ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एज 222 ABCDE। तो सिंपल सी बात है, पेमेंट करने से पहले जो है आपको टीडीएस डिडक्ट कर लेना है, कंपनी ने टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। अच्छा जी, अब एक बात और सुनिए ज़रा ध्यान से, ये पार्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि भाई साहब टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा अगर कंडीशन नंबर 1 इंडिविजुअल शेयर होल्डर है, कंडीशन नंबर 2 डिविडेंड एनी मोड अदर देन कैश से पेड है, एनी मोड अदर देन कैश से पेड है, और कंडीशन नंबर 3 कि भाई साहब जो टोटल डिविडेंड है वो एक्सीड नहीं कर रहा है 5000 को। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो मैं बोलूँगा कि डिविडेंड पे टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ आप याद रखेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, तो प्लीज़ इसे अपने दिमाग में रखिएगा। ऑल्दो टीडीएस की रिवीजन वीडियो में भी आपको मैंने पॉइंट रिवाइज कराया है, बट क्योंकि अब हम डिविडेंड पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में सारी बातें देख लेते हैं। अच्छा, एक बात आपने और ध्यान रखनी है कि टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है अगर डिविडेंड हम लोग दे रहे हैं किसको? एलआईसी, जीआईसी, सब्सिडी ऑफ जीआईसी और एनी अदर इंश्योरर प्रोवाइडेड शेयर्स आर ओन्ड बाय देम। तो भाई ये इनकी आपस की बहुत बड़ी एंटिटीज़ हैं, तो इन्होंने उनके लिए टीडीएस जो है एग्जेम्प्ट कर दिया है। 197 है, आपको याद है 197 है। अगर प्रिस्क्राइब फॉर्म हम लोग दे देंगे, अगर जिसने टीडीएस पढ़ा है वेरी गुड, नहीं पढ़ा है तो 197 एक बार आप पढ़ लीजिएगा। फॉर्म हम लोग लिख के दे देंगे कि भाई साहब हमारा जो है टैक्स जो है वो 0 बनता है, तो हमारा टीडीएस जो है वो डिडक्ट मत करिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, अगर सर 5001 होगा तो क्या होगा? तो बेटा 5001 होगा तो पूरे के पूरे अमाउंट पे जो है वो टीडीएस लग जाएगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप शेयर होल्डर हैं किसी कंपनी के तो आप ये पाएंगे कि भैया कंपनी रिस्क ही नहीं ले रही है, कंपनी सीधा टीडीएस डिडक्ट करके ही आपको जो है डिविडेंड पे कर रही है। अच्छा, एक बात और भी याद रखिएगा, प्रोसीजरल बात, टीडीएस है क्या? अल्टीमेटली मैंने जो टैक्स बाद में देना था मैंने पहले दे दिया, ज़्यादा होगा तो मैं रिफंड ले लूँगा, कम होगा तो भाई साहब मैं और टैक्स पे कर दूंगा। की मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी हमने पढ़ लिया था। आइए विनिंग फ्रॉम लॉटरीज को देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसे कैजुअल इनकम भी बोलते हैं। कैजुअल इनकम में बच्चों आपने क्या बात याद रखनी है? नंबर 1, कैजुअल इनकम के अगेंस्ट आप कोई भी एक्सपेंस जो है वो आपको अलाउड नहीं है। कैजुअल इनकम फ्लैट 30% से टैक्सेबल होती है। कैजुअल इनकम से आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A भी जो है वो अलाउ नहीं होती है। इतनी बातें अगर आपने याद रख ली बहुत है। एक बात और याद रखिएगा बच्चों, कैजुअल इनकम को आपको ग्रॉसअप करके दिखाना पड़ सकता है अगर आपको नेट ऑफ टैक्स दे रखी होती है। हाँ जी, कैजुअल इनकम को आपको ग्रॉसअप करके दिखाना पड़ सकता है अगर आपको क्या दे रखी होती है? नेट ऑफ टैक्स दे रखी होती है। अच्छा, एक बात बच्चों और बताऊँ आपको, आपके एग्जाम में ना भाई बहुत बहुत शार्प चीज़ें हैं, शार्प वर्ड्स हैं जो आपको समझना चाहिए। टैक्स पेबल और टैक्स लाइबिलिटी दोनों बच्चों अलग अलग चीज़ें हैं। टैक्स पेबल और टोटल टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी आपकी हो गई कि भैया आपका टैक्स बनता कितना है, और कभी कभी इंस्टीट्यूट बोलता है टैक्स पेबल, तो टैक्स पेबल जब आप निकालेंगे तो सारी चीज़ें माइनस करके, टीडीएस, एडवांस टैक्स वगैरह सब कुछ माइनस करके, राइट। ग्रॉसअप कर लीजिएगा। अगर आपको कैजुअल इनकम दे रखी है
कम ऑन गाइज, अगर आपको कैजुअल इनकम दे रखी है तो उसे ग्रॉसअप कर लीजिएगा। ग्रॉसअप कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको 70,000 रुपये मिले हैं, तो 70,000 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100। कोई बच्चा पूछा 70 कैसे आया, तो कहीं बुक्स में फॉर्मूला बना रखा है 100 माइनस रेट ऑफ TDS, क्योंकि इस पर रेट ऑफ TDS 30 का है तो ऐसे वहाँ पे 70 आ गया। और याद रखिएगा, ग्रॉसअप करके ही आप अपने अमाउंट दिखाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और जो इसका टैक्स का अमाउंट होगा उसका आप लोग क्रेडिट ले लेंगे जब आप अपनी फाइनल टैक्स पेएबल निकाल रहे होंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आइए जी। ये हमारी लॉटरी वाली बातचीत हो गई। इंटरेस्ट की बच्चों अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट में कुछ खास ऐसा है नहीं। बेसिक आइडिया यही रखिए कि इंटरेस्ट पे जो है TDS लगता है 10% का, तो अगर 10% का TDS डिडक्ट होगा तो हम उसे ग्रॉसअप कर देंगे। कुछ इंटरेस्ट जो है वो एग्जेम्प्ट होते हैं, जैसे कि सेक्शन 10 क्लॉज 15 में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ सिक्योरिटीज़ इशू करी हैं और उस पर टैक्स एग्जेम्प्ट है तो 10-15 में वो मेंशन होंगी, उस पर TDS भी नहीं होंगी। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हैं अगर, तो उस पर भी जो है आपका जो टैक्स बनता है वो क्या होता है, उस पर भी टैक्स जो है वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, एंड देयरफॉर उस पर भी TDS जो है वो नहीं होता है। कुछ लोकल अथॉरिटी या स्टेट पूल्ड फाइनेंस एंटिटी, सिर्फ रीडिंग करनी है इसकी, लोकल अथॉरिटी या स्टेट पूल्ड फाइनेंस एंटिटी है, उनके भी जो बॉन्ड्स होते हैं उस पर भी टैक्स आपका एग्जेम्प्ट होता है। PPF का इंटरेस्ट बच्चों याद रखेंगे, हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ते हैं, PPF में एग्जेम्प्ट फॉलो होता है। यानी कि जब आप लोग पेमेंट करते हैं जब आप उसमें PPF में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो डिडक्शन मिलती है, उस पर इंटरेस्ट अक्रू होता है, वो एग्जेम्प्ट होता है, और जब फाइनल आपको बैलेंस मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। और यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि PPF का इंटरेस्ट जो है वो भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। बच्चों याद रखिएगा, जो पार्ट एग्जेम्प्ट होता है वो आपकी टोटल इनकम का ही पार्ट नहीं बनता, जो इनकम एग्जेम्प्ट होती है वो आपकी टोटल इनकम का ही पार्ट नहीं बनता। और डिडक्शंस की अगर मैं बात करूं तो पहले वो इनकम का पार्ट बनता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशंस आपको फिर उसमें से कुछ अमाउंट की या पूरे अमाउंट की क्या मिल सकती है, डिडक्शन मिल सकती है। अच्छा जी। देन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में हमें पता है एग्जामिशन कैसे होती है, 3500 और 7000। इसका बच्चों एक सीधा कनेक्शन बना के रखिएगा 80TTA से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 80TTA। देखिए सेविंग्स बैंक में आपको डिडक्शन मिलती है 10,000 रुपये की, पोस्ट ऑफिस में आपको डिडक्शन भी मिलती है और एग्जामिशन भी मिलती है। पोस्ट ऑफिस वाले केस में आपको डिडक्शन मिलती है और एग्जामिशन भी मिलती है। मतलब अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट मिला हुआ 15,000 रुपये का, तो आप इनर कॉलम में 15,000 दिखाएंगे, 3500 की एग्जामिशन दे देंगे, कितना आ गया, 11,500 आ गया। कम ऑन, 11,500 आ गया। फिर आप अपनी GTI निकालेंगे और फिर डिडक्शन देंगे 80TTA में 10,000 रुपये की, क्योंकि वहाँ पे 10,000 रुपये तक की लिमिट है, राइट। यही बच्चों अगर बैंक का इंटरेस्ट होता तो मैं क्या करता, मैं 15,000 का 15,000 ही पूरा बाहर दिखाता और डिडक्शन मिलती सिर्फ 10,000 की। लेकिन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट के केस में याद रखिएगा 15,000 अलग दिखेगा, 3500 अलग दिखेगा, 11,500 आएगा और 10,000 की डिडक्शन मिलेगी। ये बात समझ आती है सबको? कम ऑन। 80TTA है कि 80TTB है, एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिए। 80TTA है कि 80TTB है, एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिए। मेरे हिसाब से 80TTA ही है बच्चों। 80TTB जो है वो FD वाले इंटरेस्ट के लिए जो है वो जानी जाती है। इज दैट क्लियर? कम ऑन। सीनियर सिटीजन्स वगैरह के लिए वो, बिल्कुल आ जाइए। लीजिए ग्रॉसिंग अप बच्चों मैंने आपको सिखा रखी है कि ग्रॉसिंग अप आपने करनी है। ग्रॉसिंग अप करके जो अमाउंट आएगा वही आपकी इनकम का पार्ट बनेगा और फिर आपको TDS का क्रेडिट जो है वो ले सकते हैं। क्लियर? बोलिए। आइए, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। तो अगर आप रेस हॉर्सेस को मेंटेन करते हैं तो वो इनकम भी अदर सोर्सेज में आती है, लेकिन कई बच्चे सोचते हैं उस पर 30% का टैक्स लगता है। आंसर इज नो। उस पर नॉर्मल मैनर में आप इनकम निकालेंगे, नॉर्मल रेट्स पे वो टैक्सेबल होती है। घोड़े की रेस पे पैसा लगाया, वो सट्टा है, वो बेटा कैजुअल इनकम हो गई। आप रेस में दौड़ने वाले घोड़ों को मेंटेन कर रहे हो, वो आपके लिए नॉर्मल इनकम है, अदर सोर्सेज हेड में आती है। अगर कोई और एनिमल मेंटेन करते हैं आप तो भैया वो आपकी PGP हेड में जाती है। फैमिली पेंशन आपकी अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होती है। फैमिली पेंशन से आपको डिडक्शन मिल सकती है 33(1/3) ऑफ सच पेंशन और 15,000 एनुअली, विच एवर इज लेस। याद रखिएगा दिस 15,000 इज एनुअल नॉट मंथली। इज दैट क्लियर? कम ऑन। आइए, देन कुछ पेंशन्स जो है वो एग्जेम्प्ट है, जैसे कि पेंशन मिल रही है अगर विडो या चिल्ड्रन या नॉमिनेटेड लीगल हेयर को ऑफ अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज जिसकी डेथ हो गई थी, ऐसे सर्कमस्टांसेस में, ऑपरेशनल ड्यूटीज में, स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस, तो उसको जो पेंशन मिलेगी, उसकी फैमिली की जो पेंशन मिलेगी वो एग्जेम्प्ट होने वाली है। तो हमारे देश के जो जवान हैं उन जवानों को जो है उन जवानों के परिवारों को जो है थोड़ा सा फायदा पहुंचाया गया है, ये एग्जेम्पशन देखे। फिर ऐसे ही फैमिली पेंशन बाय एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ एन इंडिविजुअल जिसको क्या मिल चुका है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड हैड बीन अवॉर्डेड परमवीर चक्र और वीर चक्र और अदर नोटिफाइड गैलेंट्री अवार्ड्स वुड बी एग्जेम्प्टेड।
राइट। तो ये दो पेंशन है जो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट होने वाली है। एक तो उसकी फैमिली को, जिस व्यक्ति की जो आर्म फोर्स में थे, जिस सैनिक की डेथ हो गई है स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस में ऑपरेशनल ड्यूटीज़ के दौरान, या फिर उस व्यक्ति की फैमिली को जिसे क्या मिल चुका है, परमवीर चक्र और वीर चक्र। आइए देन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों जो एग्जाम में मुझे लगता है कि पूछ सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। देखिए ये पॉइंट क्या है कि आप कॉम्पनसेशन या पेमेंट मिल रही है इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए क्या होता है, मान लीजिए मुझे कंपनी ने प्रॉमिस किया कि हम आपको ना सीईओ बनाएंगे और मेरी सैलरी तय की गई और उसके बाद 4 महीने तक मुझे लटका के रखा, 5 महीने कह रहे हैं कि अरे हमारी तो कंपनी बंद हो रही है। और मैंने बोला भैया ठीक है, आपकी वजह से मैं 4 महीने तक लटका रहा, मुझे उसके लिए कुछ पैसे दो। तो अब वो पैसे मुझे मिल रहे हैं, वो सैलरी हेड में तो जा नहीं सकते, क्यों? हमारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन तो था ही नहीं। तो उसको उठा के लोग कहाँ पे लिया है बेटा? अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, कोई भी पेमेंट मिल रही है इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो हम लोग टैक्सेबल कर देंगे कहाँ पे? अंडर द हेड अदर सोर्सेज। चाहे टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे आपकी मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, देखिए मैंने नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट। मेरी इंप्लॉयमेंट खत्म हो गई, मैं छोड़ के जा रहा हूँ और मुझसे जो है नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट साइन कराया जा रहा है कि उनके जो सीक्रेट्स हैं वो कहीं शेयर नहीं करूँगा, तो वो भी मैं अदर सोर्सेज में टैक्सेबल उठा के कर दूंगा। आइए देन डिडक्टेबल एक्सपेंसेस। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा बच्चों डिडक्टेबल एक्सपेंसेस के लिए, कैजुअल इनकम से कोई एक्सपेंस डिडक्ट नहीं हो सकता। डिविडेंड पे मैक्सिमम इंटरेस्ट हो सकता है, वो भी 20% ऑफ सच इनकम। बाकी सिंपल रूल रखिए, कोई भी पैसा कमाने के लिए अगर आपने कोई भी खर्चा किया है तो आप उसकी रिडक्शन जो है वो ले सकते हैं, राइट। फैमिली पेंशन में 33 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस। और आपका कैजुअल इनकम में कोई डिडक्शन नहीं है किसी भी तरीके की। डिविडेंड में मैक्सिमम कितना? 20% ऑफ सच इनकम आप लोग जो है वो डिडक्शन ले सकते हैं। बाकी सिंपल रूल, कोई भी खर्चा किया है अपने पैसे कमाने के लिए आप उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। आप इस हेड में इवन डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते हैं, और इस हेड में वो सारी रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल है जो पीजीबी के अंदर होती थी 40A2 40A3। याद है 40A2? आप स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं इन एक्सेस ऑफ मार्केट वैल्यू, एक्सेस शैल बी डिसअलाउड। आप सिंगल डे में सिंगल एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हैं एक्सीडिंग ₹10,000 अदरवाइज देन बाय प्रिस्क्राइब मोड, देन एंटायर अमाउंट शैल बी डिसअलाउड। याद आ रही है बच्चों बातें? कम ऑन। और साथ साथ में वो जो टीडीएस वाली बातें होती थी नॉन रेजिडेंट के केस में, रेजिडेंट के केस में, वो सारी की सारी 40A IA याद आ रही है बच्चों कुछ बातें? तो 40A और 40IA ये सारी चीज़ें बच्चों हम लोगों ने कवर कर रखी हैं। वो सारी रिस्ट्रिक्शन जैसे पीजीबी में एप्लीकेबल थी, वो सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगी। जैसे कि पर्सनल एक्सपेंस वहाँ पे भी अलाउड नहीं होता था, यहाँ पे भी अलाउड नहीं है, राइट। कोई भी चीज़ आप बाहर पे कर रहे हैं, चाहे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, चाहे सैलरी पे कर रहे हैं, और उस पर टैक्स डिडक्ट और पे नहीं हुआ है, वहाँ पे भी अलाउड नहीं था, यहाँ पे भी अलाउड नहीं है, राइट। कैजुअल इनकम का मैंने बता ही दिया, कोई भी खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज क्या कैजुअल इनकम होती है? ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज क्या कैजुअल इनकम है? नहीं भाई, वो कैजुअल इनकम नहीं है। पांडा बोल रहा होती है नलायक, घोड़े की रेस पे पैसा लगाना कैजुअल इनकम है। उस रेस में दौड़ने वाले घोड़ों को मेंटेन करना कैजुअल इनकम नहीं है। तो उसके अगेंस्ट कोई खर्चा है तो वो आप अलाउ करेंगे कि नहीं? बिल्कुल अलाउ करेंगे। आपने घोड़े की रेस पे पैसा लगाया कि ये एक्स घोड़ा जीतेगा, वो जीत गया, आपको 5 लाख रुपए मिले, इससे कुछ डिडक्ट नहीं हो सकता है। इज दैट क्लियर? लेकिन आपका अस्तबल है, अस्तबल समझते हो? जो बेटा करण अर्जुन में शाहरुख खान का था, जहाँ पे वो काजोल के साथ रोमांटिक गाने गा रहा था, काजोल ने रेनबो वाली ड्रेस पहनी हुई थी, जाती हूँ मैं टंग 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 जल्दी है क्या? सुना है कि नहीं सुना है तुमने? तो आप बेटा शाहरुख खान हो, आप रेस में दौड़ने वाले घोड़ों को मेंटेन करते हो, तो उसके लिए जो खर्चा कर रहे हो वो आपको अलाउड हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। हाँ जी, लीजिए। देन डीम्ड इनकम चार्जेबल टू टैक्स, ये बच्चों याद करें, पीजीपी जो बैड डेट्स कर जाए वो चोर जब वापस आ जाए तो सेक्शन 41 सबसेक्शन 4। या फिर हाउस प्रॉपर्टी याद कीजिए, अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड होगा तो टैक्सेबल होगा इन द ईयर इन विच इट इज रिकवर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द एसएससी इज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी और नॉट। सेम बात है कि आपकी कोई पहले इनकम थी जो चार्जेबल टू टैक्स हो चुकी थी, आपकी पहले कोई इनकम थी जो आपको अलाउड हो चुकी थी एज अ रिडक्शन, लेकिन वो वापस मिल रही है, तो वापस आएगी तो भाई साहब वो टैक्सेबल हो जाएगी। आपकी कोई इनकम थी वो आपको नहीं मिली, आपने उस पर टैक्स नहीं दिया, वो वापस आ रही है, तो आपको उस पर जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे आपके पास वो सोर्स ऑफ इनकम आज के डेट में एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो। मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो भी एसएससी एम्प्लॉय करेगा, हम उसी मेथड से इस हेड में उसकी इनकम निकाल देंगे। इससे रिलेटेड आईसीडीएस हैं जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं। सेक्शन 50C है, ऑल दो कैपिटल गेन्स का चैप्टर है, बट मैं यहाँ पे उसको पढ़ाता हूँ। बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये, बहुत सिंपल सा सेक्शन है। कब एप्लीकेबल होता है? अनलिस्टेड शेयर्स के केस में एप्लीकेबल होगा, अनकोटेड शेयर्स के केस में एप्लीकेबल होगा। क्या बोलते हैं? अगर जो कंसिडरेशन मिल रही है, देखिए, वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर
इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। जैसे हमारा 50C होता था ना बच्चों, जैसे 50C होता था, बस वहाँ पे 110% वाली लिमिट थी, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। अगर कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू से कम है तो फेयर मार्केट वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे इन केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर। एक लाइन में पूरा सेक्शन रिवाइज। अगर कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू से कम है तो फेयर मार्केट वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे अनलिस्टेड शेयर्स के केस में, राइट। फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे उसका मेथड है जो हमें नहीं पढ़ना है, अगर एग्जाम में आया तो आपको ये निकाल के देने वाले हैं। देन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सेक्शन 46 अगेन कैपिटल गेन्स का है, लेकिन हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। इसका सीधा कनेक्शन है 2 क्लॉज 22C से, 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज C से। याद कीजिए 2 क्लॉज 22C में लिक्विडेशन ऑफ कंपनी हो रहा था और कहते थे कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में शेयर होल्डर को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। उसे हम लोग क्या मान लेते थे बच्चों? डीम्ड डिविडेंड मान लेते थे। बोलिए क्या मान लेते थे? डीम्ड डिविडेंड मान लेते थे। लेकिन अब जरा मेरी बात को ध्यान सुनिएगा प्लीज। अब यहाँ पे पहली बात तो ये समझनी है कि कंपनी लिक्विडेट हुई, कंपनी ने लिक्विडेशन में एसेट्स दिए शेयर होल्डर को। तो पहली बात ये देखिए, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी, क्या ये कंपनी के हाथ में ट्रांसफर है? आंसर इज नो। इफ द एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू द शेयर होल्डर इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी, रादर इट विल बी कंसिडर्ड ट्रांसफर बाय द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर में शेयर ट्रांसफर कर रहा है और उसे एसेट्स मिल रहे हैं। पहला पॉइंट क्लियर है? दोबारा बोलता हूं, लिक्विडेशन पे अगर कंपनी एसेट ट्रांसफर कर रही है शेयर होल्डर को, लिक्विडेशन पे अगर कंपनी एसेट ट्रांसफर कर रही है शेयर होल्डर को, तो भाई साहब कंपनी के हाथ में वो ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे, बल्कि शेयर होल्डर के हाथ में हमें कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा। अब देखिए इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। अब पॉइंट ये है कि शेयर होल्डर की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानी जाएगी? बहुत ध्यान से देखिएगा। पॉइंट ये है कि शेयर होल्डर की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानी जाएगी? तो शेयर होल्डर को जो भी मनी मिला, जो भी मनी मिलेगी और जो एसेट मिले उनकी फेयर मार्केट वैल्यू, जो भी देखिए लिक्विडेशन हुई, एक कंपनी ने मुझे 1 करोड़ रुपए दिए प्लस मुझे 2 करोड़ रुपए के एसेट्स दिए, तो जो मेरे शेयर्स गए हैं ना उनके बदले मुझे 3 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। 1 करोड़ रुपए कैश मिला और 2 करोड़ रुपए के मुझे क्या मिले? एसेट्स मिले, राइट। बट इसी डिस्ट्रीब्यूशन को 222C में हमने क्या मान लिया था? डीम डिविडेंड। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमने कैसे निकालनी है? जो भी मेरे को मनी वैल्यू मिली है प्लस जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट है माइनस जो 222C में डिविडेंड मान लिया गया है, जो 222C में डिविडेंड मान लिया गया है। मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकलेगी बच्चों? सेक्शन 46 में एक बार फिर सुन लीजिए। जो भी मुझे मनी मिली, जो भी मुझे एसेट्स मिले उनकी फेयर मार्केट वैल्यू, उसमें से वो अमाउंट जो 222C में डिविडेंड मान लिया गया है वो मुझे माइनस करना पड़ेगा और फिर मेरी फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकलेगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसमें से मैं अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करूंगा, फिर जाके मेरे कैपिटल गेन्स आएंगे। विद एग्जाम्पल्स आपको मैंने क्लास में करा रखा है। ओके, कैपिटल गेन का है लेकिन हमने करा अदर सोर्सेज में था। अच्छा इधर देखिए, जल्दी से क्विक एग्जांपल बनाता हूं। कंपनी ने ए को 1 करोड़ रुपए का कैश दिया मान लो, और भाई साहब एसेट्स दिए 2 करोड़ रुपए के, राइट, और डीम डिविडेंड था 50 लाख का। तो मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी होगी? 3 करोड़ माइनस 50 लाख, इसका मतलब हो गया सर कितनी? 2.5 करोड़। इस 2.5 करोड़ को मैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानूंगा, इसमें से अपनी शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करूंगा, मेरा कैपिटल गेन आ जाएगा। लेकिन अब बहुत एडवांस पॉइंट, ऑल दो क्लास में एग्जांपल के साथ क्लियर कर रखा है, लेकिन फिर भी एक एडवांस पॉइंट, लेकिन अगर शेयर होल्डर, ध्यान से, लेकिन अगर शेयर होल्डर आगे इन चीज़ों को बेचता है, मान लो इस एसेट को बेचने जाता है, तो भैया इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 करोड़ ही रहेगी, याद रखिएगा। मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिख भी दिया है। कोआ फॉर शेयर होल्डर इफ ही फर्दर सेल्स इट, देन क्या होगा? जो भी फेयर मार्केट वैल्यू थी और जो भी मनी रिसीव हुई थी, बेसिकली आप फेयर मार्केट वैल्यू मान के चलिए, एसेट की जो कॉस्ट रहेगी वो क्या रहने वाली है उसके लिए? फेयर मार्केट वैल्यू। यानी अगर एसेट आगे बिकता है तो 2 करोड़ ही रहेगी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, एग्जाम्पल कर लीजिएगा इसका। मैंने रिवीजन कराते समय भी बहुत डिटेल में आपको बता दिया है। जिन बच्चों ने एग्जाम्पल्स करे होंगे उन्हें बहुत अच्छे समझ आएगा, जिन्होंने नहीं किए हैं प्लीज़ एक बार एग्जाम्पल कर लीजिएगा। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है, लीजिए। अब बच्चों एक और छोटा सा सेक्शन 5627B क्या बोलता है? सबसे पहले देखिए, क्लोजली हेल्ड कंपनी के केस में एप्लीकेबल है और ये कंपनी के हाथ में टैक्सेबिलिटी कराता है। कंपनी के हाथ में देखिए, अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है और उसको अपने शेयर्स के लिए पैसे मिले हैं और कंसिडरेशन जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा मिली है और शेयर्स प्रीमियम पे इशू है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, कंसिडरेशन ग्रेटर देन फेयर मार्केट वैल्यू, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम,
तो हम लोग क्या करने वाले हैं सर जी, हम लोग इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल कर देंगे इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हमने करे थे, उम्मीद करता हूँ आपको याद होंगे। 3 कंडीशन याद रखेगा, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, शेयर्स प्रीमियम पे इशू हैं। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो जो डिफरेंस आएगा इशू प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू के बीच में, हम उसे टैक्सेबल कर देंगे। ये देखिए, ये फेस वैल्यू, ये फेयर मार्केट वैल्यू, ये इशू प्राइस। तो सबसे पहले कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, हाँ, और प्रीमियम पे शेयर जो है इशू हुआ है। कैसे पता चल रहा है? 100 का शेयर 130 में इशू किया है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग सर जी सिंपली इस केस में अपना इशू प्राइस माइनस एफएमवी टैक्सेबल कर देंगे। और हमारा इशू प्राइस क्या था? हमारा इशू प्राइस था 130, फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी 120, तो 10 रुपये जो है वो टैक्सेबल हो जाएंगे कंपनी के हाथ में। ओके, क्लोजली हेल्ड कंपनी पे जो है सेक्शन एप्लीकेबल है। ये एग्जांपल्स हमने क्लास में भी कवर कर लिए थे। लीजिए बच्चों, हमारी अदर सोर्सेज की जो रिवीजन है वो यहाँ पे हो जाती है समाप्त। राइट, आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को, ये जब आपको वीडियो मिल चुकी होगी, इसे 2 बार देखिए और साथ में नोट्स पढ़िए, और उसके बाद ना क्वेश्चन जरूर करना बच्चों। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, आप फिर सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, आप पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हो। और मॉक टेस्ट दे देना, बात खत्म। इतना सा प्रोसीजर है। टीचर से पढ़िए, अच्छी तरह रिवाइज करिए, क्वेश्चंस करिए, और क्वेश्चंस करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, कम ऑन, क्या करेंगे जल्दी बताइए, आप लोग मॉक टेस्ट दे देंगे। फिर एग्जाम से पहले ये रिवीजन वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चंस में जो आपको पॉइंटर्स टफ लगे होंगे, आई होप आप उन्हें मार्क करते होंगे, उन्हें मार्क कर लीजिएगा। और उसके बाद बस आपने फिर से क्या करना है, एग्जाम से पहले उसी से रिवाइज करके चले जाना है आपने। याद रखें बच्चों, सीए ना एक मैराथन कोर्स है, मैराथन, स्प्रिंट नहीं है। मैराथन किस लिए? ये टाइम मांगता है आपसे। राइट, हम लोग पहले कितनी डिटेल में पढ़ते हैं, सोचिए अदर सोर्सेज पढ़ाने मुझे कितना समय लगा होगा, लेकिन अब मैंने लगभग 1 घंटे में आपको अदर सोर्सेज रिवाइज कराया है। आपको इस टाइम को स्क्वीज करते करते 45 मिनट 40 मिनट के अंदर लेके आना है। राइट, अपने क्वेश्चंस अभी कर लीजिएगा। अब जो समझदार बच्चे होंगे वो थोड़ा सा समय लगाएंगे और अदर सोर्सेज के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। और क्वेश्चन ऐसे नहीं करना, याद है ना, यू भी होगा नहीं करना बेटा, हाथ से सॉल्व करके करिएगा क्वेश्चंस को। और एक बार क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएं, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आपने उसमें बस इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मार्क करके रख लेने हैं कि भाई मैं यहाँ अटका था, ये परेशानी थी, हिंदी में लिख के रख लेने हैं। जैसे मैं कभी कभी बीच में ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के नहीं देता आपको, आपने ऐसे ही क्वेश्चन लिख लेना, ये पॉइंट थोड़ा टेढ़ा था, मुझे नहीं पता चला कि ये HUF का मेंबर होता है। HUF का, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे HUF का मेंबर होता है। सिंपल अपनी भाषा में लिख के रख लो, ठीक है ना। यही है बच्चों ट्रिक, और कुछ नहीं है। पास होने वाले बच्चे कुछ अलग नहीं करते, वो टीचर की सारी क्लास देखते हैं, वो उसके बाद चैप्टर्स को प्रॉपर्ली रिवाइज करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, और उनकी एक आधी बार और रिवीजन करते हैं, और जाके एग्जाम दिए आते हैं, और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं, मॉक टेस्ट नहीं भूलते हैं, ठीक है ना। चलिए, विद दिस नोट गाइज, आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं, रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए माफ़ी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, और बस नीचे कमेंट में थैंक यू लिख दीजिएगा अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो।